चलें जी, खैर स्टार्ट करते हैं भाई। तो अब हमें जो टॉपिक करना है वो आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के पास जो है वो सामने कैलकुलेटर भी पड़ा हुआ होना चाहिए, स्टडी टेक्स्ट भी पड़ी हुई होनी चाहिए। और ये लेक्चर भी आप लोग जो है वो लाइव देख रहे हो तो अच्छा होगा। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जो आपका टॉपिक है ना वो है चैप्टर नंबर 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो है वो कवर हो रहा। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के चैप्टर में जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो आगे के बहुत सारे पेपर्स में आप लोगों को जो है वो काम आएंगी। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते वक्त जो चीज़ आपने पढ़नी है वो ये है कि भाई एक चीज़ कहलाती है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और एक चीज़ कहलाती है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। एक चीज कहलाती है सिंपल इंटरेस्ट और एक चीज कहलाती है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है। देखिए लेट से कोई बैंक आपको ये बोलता है कि भाई आप पैसे इन्वेस्ट करो, और उस बैंक ने बोला है हम आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे और सिंपल इंटरेस्ट देंगे। और दूसरे बैंक ने बोला है कि हम आपको 10% पर एनम का मतलब साल का, पी ए का मतलब होता है पर एनम, यानी कि एक साल का इंटरेस्ट देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। अब लेट से दोनों बैंकों में आपने पैसे जमा करे और आपने 1 जनवरी 2020 वाले दिन पैसे जमा करे। पहले बैंक में 100 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट पर, और पहली ही जनवरी 2020 वाले दिन आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे कंपाउंड इंटरेस्ट पर दूसरे बैंक में। जब पहला साल खत्म होगा तो पहला बैंक जो है वो आपको 100 पर 10% का यानी कि 10 रुपए का इंटरेस्ट देगा और आपके पैसे हो जाएंगे 110। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो उसमें भी पहले साल 100 पर 10% का यानी कि 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पैसे एक साल बाद हो जाएंगे 110। सिंपल इंटरेस्ट के केस में पहले साल के आखिर में यानी कि 31 दिसंबर 2020 वाले दिन आपके जो पैसे हैं ना वो 110 हो जाएंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपके जो पैसे हैं वो पहले साल के आखिर में यानी कि 31 दिसंबर 2020 वाले दिन 110 हो जाएंगे। फिर दूसरे साल जब सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा तो आपने जो पैसे जमा करे थे यानी कि जो 100 रुपये थे उसी पर आपको 10% का यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। और आपके पैसे जो है वो 31 दिसंबर 2020 वाले दिन 31 दिसंबर 2021 वाले दिन 120 हो जाएंगे। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अगले साल 110 पर 10% इंटरेस्ट यानी कि 11 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पैसे दूसरे साल के आखिर में 121 रुपए हो जाएंगे 31 दिसंबर 2021 वाले दिन। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में मेन फर्क ये है कि अगर बैंक आपको 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कहता है तो जो पैसे आपने इन्वेस्ट करे थे आपको उसी पर हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है, पहले साल भी 100 का 10% और दूसरे साल भी 100 का 10%। अलबत्ता कंपाउंड इंटरेस्ट में होता यह है कि पहले साल आपको 100 का 10% यानी कि 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि दूसरे साल आपको आपके जो जमा हुए हुए पैसे जमा इंटरेस्ट यानी कि जो 110 रुपये हो गए थे उस पर 10% यानी कि 11 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। और 2 साल बाद आपके पैसे जो है वो 121 हो जाते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला कहलाता है आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। इस फॉर्मूले से आप जो है वो इंटरेस्ट बता सकते हो। अच्छा, पी क्या होता है? पी प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल या जो पैसे आपने इन्वेस्ट करे थे। तो आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी क्या होता है? आई जो होता है ना वो इंटरेस्ट बताता है। आपने इस पहली एग्जाम्पल में बैंक में 100 रुपये जमा करे, 100 रुपये जमा करे, 100 रुपये जमा करे तो पी हो गया 100। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने 10% पर ये पैसा जमा करे तो आर हो गया 10%। और टी होता है जितने टाइम के लिए जमा करें। मैंने ये पैसे पहली वाली एग्जाम्पल में सिंपल इंटरेस्ट वाली एग्जाम्पल में 2 सालों के लिए जमा करे हैं तो टी हो जाता है 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं पी इंटू आर इंटू टी करूंगा तो पी इंटू आर इंटू टी का जो आंसर आएगा ना वो 20 आएगा।
यानी कि ये मुझे ये बता देगा कि भाई 2 सालों का टोटल इंटरेस्ट कितना बना। तो अगर तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये मालूम करना हो कि 2 सालों का इंटरेस्ट कितना है, तो मैं P/R/T वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। P प्रिंसिपल जो अमाउंट मैंने जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T टाइम पीरियड, मल्टीप्लाई किया तो 20 रुपये आंसर आ गया। फिर एक फॉर्मूला होता है एस। एस यानी कि फ्यूचर वैल्यू या सम का फॉर्मूला। ये 120 जो है इसको एस या सम या फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल्स टू पी 1 + RT। एस इज इक्वल्स टू पी 1 + RT। यानी कि अगर मुझे पी पता हो, विच मीन्स मैंने कितने पैसे जमा करे थे, और आपको ये बोल रहा जाए कि आपने जो पैसे जमा करे थे वो 10% के रेट पर करे थे, और आपने वो पैसे जो है वो 2 सालों के लिए जमा करे थे, तो आपके पास जो है ना वो आंसर जो आएगा ना वो 120 रुपये आएगा। ठीक है। ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के केस में सम का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू P1 + RT। ये फॉर्मूला आपको ये बता देता है कि आपके पैसे ग्रो होकर कितने हो गए हैं। ये याद रहे कि P जो है ना इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। P जो है इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, और इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। P जो है वो प्रिंसिपल भी है और प्रेजेंट वैल्यू भी है। और S जो है ना, एस जो है वो सम भी है, और S जो है ना वो फ्यूचर वैल्यू भी है। और साथ में ये भी याद रहे कि जब हम सम या फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि जब हम S की बात करते हैं, तो S को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी हो सकता है, S इज इक्वल्स टू P+I। क्यों? ये क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि जब हम सम की बात करते हैं या 120 की बात करते हैं, तो 120 में से 100 रुपये मेरे अपने हैं जो मैंने जमा करे थे, और 10-10 रुपये के हिसाब से 2 सालों का इंटरेस्ट भी है। या फ्यूचर वैल्यू, सम या फ्यूचर वैल्यू जो है वो 100 + 10 + 10 यानी कि 120 ऐसे बना है। या 100 का प्रिंसिपल और 20 रुपये का इंटरेस्ट है। 100 रुपये मेरे अपने हैं 120 में, और बाकी 20 रुपये जो है वो इंटरेस्ट के हैं। पी प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू का नाम होता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगेन जो पैसे आपने जमा करे हैं वो पी है, और जो पैसे वो 2 साल बाद हो गए हैं वो एस या सम है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर आपने फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है, तो फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल्स टू P1 + I⁴n। यहाँ पर आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन नंबर ऑफ ईयर्स हैं। यानी कि आपने यहाँ पर इस सवाल में 100 रुपये इन्वेस्ट करे, आपने 100 रुपये 10% के रेट पर इन्वेस्ट करे, और वो 100 रुपये आपने 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करे। एस इज इक्वल्स टू P1 + I⁴n। P प्रिंसिपल, I रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N जितने सालों के लिए जमा करे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 121 रुपये बन जाएंगे। यानी कि आप ये फॉर्मूला तब यूज़ करोगे जब आपको प्रिंसिपल पता हो, जब आपको आई यानी कि इंटरेस्ट का रेट पता हो, और जब आपको ये पता हो कि कितने टाइम के लिए आप ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो S इज इक्वल टू P1 + I⁴n में I इंटरेस्ट रेट है, N नंबर ऑफ ईयर्स है, P प्रिंसिपल है, और S फ्यूचर वैल्यू है। और ये जो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है, इस फ्यूचर वैल्यू में इन इटसेल्फ दो चीज़ें होती हैं। एक तो मेरे पास P और एक मेरे पास I। यानी कि अगर कोई ये बोले कि 121 का ब्रेकअप क्या है, तो मैं बोलूँगा 121 में से 100 रुपये मेरे अपने हैं, और 10 और 11 यानी कि 21 रुपये 2 सालों का इंटरेस्ट बनता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज़ करोगे जब कोई आपसे ये कहे कि भाई फ्यूचर वैल्यू बताओ, अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे, 10% पर इन्वेस्ट करे थे, और 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करे थे। फाइनली एक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का यूज होता है, और वो होता है पी, और फिर ब्रैकेट में आ जाता है 1 + I⁴n-1। ठीक है। तो P यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि जो पैसे मैंने इन्वेस्ट करे थे, यानी कि 100, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 10% ⁻2 - 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर 21 आएगा। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट की वैल्यू को मालूम करना होगा। इंटरेस्ट की वैल्यू अगर किसी ने मालूम करनी है,
तो वो फॉर्मूला यूज कर ले, आई इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आई पावर एन। पी यानी कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे थे, आई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, और हम जो है वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो उसकी फ्यूचर वैल्यू भी बता सकते हैं और उसका इंटरेस्ट भी हम बता सकते हैं। कैपिटल आई जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट को डिनोट करता है, यानी कि 2 सालों में टोटल मुझे 21 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, पहले साल 10 और दूसरे साल 11। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो चारों फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर करूं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, उसमें 2 सालों का टोटल इंटरेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बन जाता है। अब ज़रा और थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस को मज़ीद डिस्कस करने के लिए चलते हैं। देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो लेट से एक चीज़ कहलाती है कंपाउंडिंग, एक चीज़ कहलाती है कंपाउंडिंग। अच्छा, कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग एक टर्म है जो यूज़ होती है अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो, अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो और हमें प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो और प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी हो, तो जो टर्म हम यूज़ करेंगे उस टर्म को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मुझे ये कह दे कि आपने जो है ना आज, आपने जो है ना वो आज एक जगह पर 100 रुपये इन्वेस्ट करे, आपने जो है ना आज एक जगह पर 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। बताओ ये 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? बताओ ये पैसे 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? अगर इंटरेस्ट का रेट जो है ना वो है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। मुझे ये कहा जा रहा है कि आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, ये 100 रुपये 2 सालों बाद कितने हो जाएंगे? 2 सालों बाद इनकी क्या वैल्यू होगी? अगर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, 10% पर एनम है और कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस। तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, ईयर जीरो वाली अमाउंट दी हुई है, आज वो पैसे कितने हैं ये बताया हुआ है, और मुझे फ्यूचर वैल्यू यानी कि एस ढूंढना है या सम ढूंढना है। ये वाला प्रोसेस कहलाता है कंपाउंडिंग। अब जब हमें प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो और फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी हो, तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आई पावर एन। पी 100 होगा, पी जो होगा वो 100 होगा। पी 100 इसलिए होगा क्योंकि मैंने 100 रुपये आज इन्वेस्ट करे। वन प्लस आई, आई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कि 10% होगा, पावर एन 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करे। तो 2 साल बाद मेरे 100 रुपये जो है वो 121 रुपये हो जाएंगे। 2 साल बाद मेरे जो 100 रुपये हैं वो 121 रुपये हो जाएंगे। ये मैंने क्या किया कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई थी और मैंने प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करी, फॉर्मूला मैंने यूज किया एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आई पावर एन। एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आई पावर एन का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करा और हमने ये वैल्यू मालूम कर ली। इस केस में हमें जो है वो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई थी और हमें फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी थी। हम ये एज्यूम कर रहे हैं अपनी एग्जाम्पल के लिए कि इंटरेस्ट का जो रेट है ना वो 10% है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डिस्काउंटिंग पूछी जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डिस्काउंटिंग पूछी जाए। डिस्काउंटिंग जो है ना वो कंपाउंडिंग का बिल्कुल रिवर्स होगा।
डिस्काउंटिंग जो होगा वो कंपाउंडिंग का बिल्कुल उल्टा होगा, रिवर्स होगा। यानी कि डिस्काउंटिंग के केस में क्या होगा, डिस्काउंटिंग के केस में आपको फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग के केस में आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई होगी, और फ्यूचर वैल्यू से आपको क्या ढूंढना होगा, बिल्कुल रिवर्स केस है। डिस्काउंटिंग के केस में फ्यूचर वैल्यू दी हुई होगी और फ्यूचर वैल्यू से आपको क्या ढूंढना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी होगी। ठीक है। अब अगर इसकी एग्जांपल लें तो लेट से सवाल ये पूछ लेगा कि भाई आपने कुछ पैसे आज इन्वेस्ट करे थे, आपने कुछ पैसे आज इन्वेस्ट करे थे, कितने ये नहीं पता, यानी कि पी हमें ढूंढना है। लेकिन वो ये कह दे कि भाई 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद ये पैसे 121 रुपए हो गए, और 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली का रेट था, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली का रेट था। अब एन भी पता है यानी कि 2 साल, आई भी पता है 10%, एस भी पता है 121, पी मुझे ढूंढना है। मुझे ढूंढना जो है ना, इस बार पी ढूंढना, रिवर्स केस है। तो मैं ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा, बस उसको अगर रीशफल कर लूं तो वो फॉर्मूला हो जाएगा पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n क्यों हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो चीज यानी कि 1 + i⁻n जो पी से मल्टीप्लाई हो रहा था वो अगर उल्टे हाथ पर आएगा, अगर उल्टे हाथ पर आएगा तो एस के नीचे आएगा। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल्स टू के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर आएगी तो डिवाइड में चली जाएगी। और अगर इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ तो एस जो है वो मेरे पास 121 है, डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2, डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2, यानी कि 100 आंसर आ जाएगा। यानी कि P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम डिस्काउंटिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 बातें देखी। 6 बातें जो है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, पिक्चर लेके कोई बच्चा ग्रुप पर भेज दे, इस चीज की पिक्चर लेके कोई बच्चा ग्रुप पर भी भेज दे। 6 बातें क्या हैं, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी, सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका। एस इज इक्वल्स टू पी 1 + RT, ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास जो है वो एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n वाला फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और आई इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n-1, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कंपाउंडिंग हमने सीखा, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपको सवाल में प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो और आपने फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी हो, तो एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n। इसमें आपने जो है वो आपको पी पता होगा, आपने एस ढूंढना होगा। आई 10% है, एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल है हमारी एग्जाम्पल में, और पी जो है वो 100 है। और फाइनली डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग वाले केस में आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई होगी और फ्यूचर वैल्यू की मदद से आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी होगी। इस केस में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। अगेन आप ये फॉर्मूला भी अगर देखते हो तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ऊपर वाला ही फॉर्मूला है। सिर्फ और सिर्फ जो 1 + i⁻n राइट साइड पर पी से मल्टीप्लाई हो रहा था वो जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपको कंपाउंडिंग का मतलब प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो, फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी हो, और डिस्काउंटिंग का मतलब फ्यूचर वैल्यू दी हुई हो और प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी हो। ठीक है जी। तो ये 6 बातें आप लोगों की बुनियाद हो गई, एक चीज हो गई, और इसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप पर आ गया तो उससे आप इसको रिकैप बाद में कर लोगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं और मोर मजीद कॉम्प्लेक्स केसेस पर चलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट के ही मजीद कॉम्प्लेक्स केसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के और क्या कॉम्प्लेक्स केस हो सकते हैं सर? देखो लेट से कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास एक बैंक है, बैंक ए बैंक ए जो है ना वो हमें बोलता है कि भाई मैं आपको 10% पर एनम, 10% पर एनम, पीए का मतलब होता है पर एनम। ठीक है।
तो कंपाउंड बैंक ये बोलते हैं हम आपको 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट देंगे, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट देंगे। लेट से मैं इस बैंक में पहली जनवरी 2020 वाले दिन, मैं इस बैंक में पहली जनवरी 2020 वाले दिन 100 रुपये जमा करता हूँ। तो मुझे पहले साल जो है वो 100 पर 10%, 100 पर 10% यानी कि 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और ये पैसे 110 हो जाएंगे। उसके बाद अगले साल 110 पर 10%, अगले साल 110 पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा 11 रुपए का और ये पैसे 121 हो जाएंगे। पहली जनवरी 2020 वाले दिन 100 रुपए जमा करे, पहले साल 100 का 10%, 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला और 31 दिसंबर 2020 वाले दिन ये पैसे 110 हो गए। फिर वापस से 110 पर 10% का यानी कि 11 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो 31 दिसंबर 2021 वाले दिन, 31 दिसंबर 2021 वाले दिन ये पैसे 121 हो गए। ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भाई एक फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू पी 1+i⁴n। आप इसको भी इस्तेमाल कर फ्यूचर वैल्यू ढूंढ सकते थे। आप बोलते कि भाई मैंने आज 100 रुपये इन्वेस्ट करे, पी आपका 100 हो जाता। 1+i 10% पर इन्वेस्ट करे, पावर एन यानी कि 2 सालों के लिए करे, तो इसका आंसर भी 121 आ जाता। ये हमने अभी अभी डिस्कस करा। अब एक और बात मैं डिस्कस करने लगा हूं। लेट से बैंक ए के बाद एक और बैंक है जिसका नाम है बैंक बी। बैंक ए के बाद एक और बैंक है जिसका नाम है बैंक बी। बैंक बी जो है वो आपको बोलता है कि भाई हम भी आपको 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन साथ में वो लिख देता है कि ये इंटरेस्ट होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब ये डिफरेंस है। पहले वाला बैंक जो है ना वो बोल रहा था कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब साल में एक बार, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 बार। सेमी का मतलब होता है आधा। तो सेमी एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है साल में एक बार, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब है हर 6-6 महीने पर, साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार, मतलब 6-6 महीने पर इंटरेस्ट देंगे। अब जरा इसकी वर्किंग जरा गौर से सुनिएगा। अगर आप यहाँ पर पहली जनवरी 2020 वाले दिन 100 रुपए जमा करवाते हैं, तो पहली बार जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो साल के आखिर में नहीं मिलेगा, बल्कि 6 महीने बाद मिलेगा। अब जरा गौर से देखना कैसे मिलेगा। बैंक बोलेगा आपने 100 रुपए जमा करवाए, बिल्कुल। बैंक बोलेगा हमने आपको बोला था कि हम 10% का पर एनम, 10% का पर एनम, 10% का पर एनम यानी कि 10% का सालाना इंटरेस्ट देंगे। तो वो 100 को 10% से मल्टीप्लाई करेगा, 10 रुपए बनेगा। फिर वो बोलेगा लेकिन ये तो पूरे साल का है, अभी तो 6 महीने गुजरे हैं, तो वो 6/12 से इसको मल्टीप्लाई भी करेगा। तो अब 100 इंटू 10% इंटू 6/12 यानी कि 5 रुपए आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। और ये 5 रुपए जो आपके अकाउंट में ऐड होंगे, इसकी वजह से आपके अकाउंट का बैलेंस 30 जून 2020 वाले दिन, 30 जून 2020 वाले दिन 105 हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से जब 6 महीने गुजरेंगे तो 105 इंटू 10% इंटू 6/12, 105, 100 नहीं, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट का उसूल ये होता है कि आपकी जो जमा हुई हुई अमाउंट है उस पर अगली बार का इंटरेस्ट दिया जाए। तो अब 105 इंटू 10% इंटू 6/12 यानी कि अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5.25। और 5.25 का इंटरेस्ट मिलने के बाद आपके पास ये अकाउंट का बैलेंस जो है ना, ये चला जाएगा पहले साल के आखिर में 110.25 पर। किस दिन? ये चला जाएगा 31 दिसंबर 2020 वाले दिन, 31 दिसंबर 2020 वाले दिन। 6-6 महीने पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। अब वापस से 110.25 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, वापस से 110.25 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। तो 110.25 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12 यानी कि अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा अगले 6 महीने पे होगा 5.5125। 5.5125 को अगर हम ऐड कर देते हैं 110.25 में, तो ये आ जाएगा टोटल 115.7625, 115.7625। ये 115.7625 किस दिन बन गया? ये बन गया आपका 30 जून, 30 जून 2021 वाले दिन।
अब अगली बार क्या होगा, अब अगली बार 115.7625 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, वापस से आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तो 115.7625 पर 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 6/12 अगर आप करते हो तो ये 5.788125 बनता है, 5.788125 बनता है। अब आप इसको ऐड करो 115.7625 में, तो 2 साल के आखिर में आपका जो बैंक अकाउंट का बैलेंस होगा वो 121.5502625 बन जाएगा। किस दिन बन जाएगा, ये बनेगा 31 दिसंबर 2021 वाले दिन। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ हो तो साल में एक बार, 2 साल में 2 बार। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा हुआ हो तो हर 6 6 महीने पर। और उसकी कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई सवाल जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। देखो ऐसे हो सकता है कि कंपाउंडेड एनुअली हो, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होगा साल में एक बार। ऐसा हो सकता है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो साल में 2 बार। ऐसा हो सकता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो साल में 4 बार। ऐसा हो सकता है कि कंपाउंडेड मंथली हो, कंपाउंडेड मंथली होगा तो साल में 12 बार। तो ये आपने खुद देखना होगा कि सवाल में 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा है, क्या बात लिखी है। फिर इससे रिलेवेंट 2 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और उसमें से एक कॉन्सेप्ट है आपका नॉमिनल रेट का, एक कॉन्सेप्ट है आपका नॉमिनल रेट का, एक कॉन्सेप्ट है आपका नॉमिनल रेट, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है आपका इफेक्टिव, इफेक्टिव, इफेक्टिव एनुअल, इफेक्टिव एनुअल रेट, ठीक है जी। एक कॉन्सेप्ट है आपका नॉमिनल रेट और एक कॉन्सेप्ट है आपका इफेक्टिव एनुअल रेट। नॉमिनल रेट क्या होता है, नॉमिनल रेट क्या होता है, आसान सी डेफिनेशन अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा जो बैंक बोलता है। सर इसका क्या मतलब है, अभी बताता हूं कि जो बैंक बोलता है इसका क्या मतलब है। इफेक्टिव एनुअल रेट का क्या मतलब होता है, सर इसका मतलब होता है जो बैंक देता है, समझ रहे हो, ठीक है। नॉमिनल रेट क्या है, जो बैंक बोलता है, जो बैंक बताता है, जो बैंक कहता है। इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है, जो बैंक देता है, जो हकीकतन मुझे मिलता है। सर कैसी बातें कर दी आपने। देखो मैं जरा बैंक ए की बात करता हूँ, एक हमारी एग्जाम्पल में है बैंक ए और एक है हमारी एग्जाम्पल में बैंक बी। गौर से सुनना, एक है हमारी एग्जाम्पल में बैंक ए और एक है हमारी एग्जाम्पल में बैंक बी। गौर से सुनना। बैंक ए ने मुझे क्या बोला था, कितना इंटरेस्ट देगा, बैंक ए ने क्या बोला था, कितना इंटरेस्ट देगा, बैंक ए ने क्या बोला था, कितना इंटरेस्ट देगा। बैंक ए ने सर हमें बोला था, बैंक ए ने हमें बोला था कि वो 10% इंटरेस्ट देगा। बैंक ए ने हमें बोला था कि वो 10% इंटरेस्ट देगा। बैंक ए ने हमें बोला था कि वो 10% इंटरेस्ट देगा। तो जो बैंक बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, जो बैंक बोलता है उसको हम नॉमिनल रेट कहते हैं, जो बैंक बोलता है उसको हम नॉमिनल रेट कहते हैं। तो बैंक ए का नॉमिनल रेट कितना है, बैंक ए का नॉमिनल रेट 10% है। क्यों सर 10% क्यों है, क्योंकि बैंक ने बोला, मुझे बुलाया, मुझे बोला कि मैं आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट दूंगा। तो बोला, बोला बिल्कुल बोला। जो बैंक बोलता है वो क्या होता है, जो बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट होता है। तो ये हो गया बैंक ए का नॉमिनल रेट। अच्छा अगर अगर मैं बैंक ए देखूं, अगर मैं बैंक ए देखूं तो बैंक ए में मैं 100 रुपए जमा करता हूँ, एक साल बाद 110 हो जाते हैं। अगर मैं बैंक ए देखता हूँ, अगर मैं बैंक ए देखता हूँ तो बैंक ए में मैं 100 रुपए रखता हूँ और वो 100 रुपए मेरे एक साल बाद 110 हो जाते हैं। अगर मैं बैंक ए की बात करता हूँ तो बैंक ए में मैंने 100 रुपए रखे, 100 रुपए एक साल बाद 110 होगा। तो भाई 100 रुपए अगर एक साल बाद 110 हो गए, यानी कि कितने फीसद का इजाफा है, कितने फीसद इजाफा हो रहा है मेरे पैसों में, सर 10% का इजाफा हो रहा है, 10% का इजाफा हो रहा है, 10% का इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पैसे 100 110 हो जाते हैं तो 10% का इजाफा हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है मेरे पैसों में।
तो बैंक ए बोलता 10% है और देता भी 10% है सालाना। सालाना 10% दे रहा है ना, तभी तो 10% का इजाफा हो रहा है। मेरी वैल्यू में 10% का इजाफा हो रहा है, मेरी वैल्यू में 10% का इंक्रीज हो रहा है। बोल रहा था 10%, दे भी रहा 10%। बोल रहा था 10%, और जब मैंने इसके पास 100 रुपए रखे तो वो 100 रुपए 1 साल बाद 110 हो गए। तो वो दे भी रहा है 10%। अब आ जाओ बैंक बी पर। बैंक बी के पास में गया, बैंक बी ने क्या बोला, बैंक बी ने क्या बोला, बैंक बी ने बोला हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। बैंक बी ने बोला हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। जो बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है। जो बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है। जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है। तो बैंक बी ने भी मुझे जो रेट बोला है वो 10% ही बोला है, तो ये नॉमिनल रेट कहलाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्टिंगली तुम ये देखो कि अगर मैंने बैंक बी में 100 रुपए रखे थे, बैंक बी में 100 रुपए रखे थे, तो बैंक बी में जो मेरे 100 रुपए थे वो 1 साल बाद कितने हो गए। बैंक बी में जो मैंने 100 रुपए रखे थे वो 1 साल बाद कितने हो गए। बैंक बी में मैंने जो 100 रुपए रखे थे वो 1 साल बाद, 1 साल बाद 110.25 हुए हैं। 1 साल बाद मेरे पैसे 110.25 पे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पैसों की जो वैल्यू है, जो मेरे पैसे हैं वो 10% नहीं बल्कि 10.25% से इंक्रीज हुए हैं। वो 10% नहीं बल्कि 10.25% से इंक्रीज हुए हैं। लिहाजा बैंक बी का जो इफेक्टिव एनुअल रेट है वो है 10.25%। ये बैंक बी का इफेक्टिव एनुअल रेट होगा। बैंक बी का इफेक्टिव एनुअल रेट जो है वो 10.25% है। बैंक बी का जो इफेक्टिव एनुअल रेट है वो 10.25% है। इसलिए क्योंकि मेरे पैसे जो है वो 100 से 110 नहीं हो रहे हैं, बल्कि मेरे पैसे 100 से 110.25 हो रहे हैं। यानी कि मेरे पैसों में सालाना बुनियाद पर देखें, इफेक्टिव इफेक्टिव हकीकतन वाकई में इफेक्टिवली एनुअल 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 रेट। सालाना तौर पर हकीकतन मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं, सालाना तौर पर हकीकतन मुझे बैंक बी ने 10% बोला तो है। अलबत्ता अगर मेरे 100 रुपए 110.25 हो रहे हैं, तो मेरे पैसों की जो ग्रोथ हो रही है, मेरे पैसों में जो इजाफा हो रहा है वो 10% का नहीं है बल्कि वो 10.25% का इजाफा हो रहा है। लिहाजा यहाँ पर बैंक ए का नॉमिनल और इफेक्टिव एनुअल रेट 10% ही है, लेकिन बैंक बी का नॉमिनल रेट तो 10% है बट इफेक्टिव एनुअल रेट जो है वो 10.25% होगा। इसलिए क्योंकि मैं अगर बैंक बी में अपने 100 रुपए रखता हूँ तो वो 1 साल बाद 110 नहीं होते बल्कि वो 110.25 हो जाते हैं। लिहाजा थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और चीज देखते हैं। देखो हमने बैंक ए की बात करते हैं, बैंक ए की बात करते हैं। बैंक ए जो है ना उसके केस में, बैंक ए के केस में अगर हम फॉर्मूला यूज करें फ्यूचर वैल्यू का, जो कि है एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n। अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो वो है एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n। ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। बैंक ए के केस में इस्तेमाल करते हैं। बैंक ए के केस में देखो, बैंक ए के केस में बैंक ए का नॉमिनल रेट और इफेक्टिव एनुअल रेट सेम है। बैंक ए का नॉमिनल रेट और बैंक ए का इफेक्टिव एनुअल रेट सेम है। बैंक ए बोलता है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और मेरे 100 रुपये वहां पर 1 साल बाद 110 हो जाते हैं, तो मिलता भी मुझे 10% है। तो बैंक ए का इफेक्टिव एनुअल रेट और नॉमिनल रेट सेम है। इस केस में तो मैं ये बोलूंगा भाई मैंने 100 रुपये रखे, मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10%, 10% के इंटरेस्ट रेट पे रखे, और 2 साल बाद कितने हो गए, तो पावर डाली मैंने 2। जब मैंने पावर 2 डाली और इसको कैलकुलेट किया तो दो, ये जो आप सॉल्व करोगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 2, तो ये 121 हो जाएगा। इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं बैंक बी पर। बैंक बी जो है ना, बैंक बी उसका नॉमिनल रेट कुछ और है और उसका इफेक्टिव एनुअल रेट कुछ और है। बैंक बी जो है उसका नॉमिनल रेट कुछ और है और उसका इफेक्टिव एनुअल रेट जो है ना वो कुछ और है। अब आप अगर फॉर्मूला यूज करते हो एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n, आप अगर फॉर्मूला यूज करते हो एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n, तो बैंक बी के केस में आपके पास दो मेथड्स हैं। बैंक बी के केस में आपके पास दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर वन ये है
कि आप जो है ना वो नॉमिनल रेट यूज करो इस फॉर्मूले में, और जो मेथड नंबर टू है, जो सेकंड मेथड है, जो मेथड नंबर टू है, वो ये है कि आप जो है ना फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए इफेक्टिव एनुअल रेट को इस्तेमाल करें। अगर मैं मेथड नंबर वन से इस सवाल को सॉल्व करता हूं तो बैंक बी का नॉमिनल रेट कितना है बताना जरा। फॉर्मूला तो है एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई पावर एन, फॉर्मूला तो है एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई पावर एन। नॉमिनल रेट जो है ना बैंक बी का वो 10% है। तो अब यहाँ पर ये कैसे यूज होगा, आप लिखोगे एस इज इक्वल्स टू पी यानी कि 100, एस इज इक्वल्स टू पी यानी कि 100, 1 प्लस आई है 10%। अच्छा अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना। अगर आप नॉमिनल रेट वाला तरीका यूज करोगे और कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड कर देना। अगर आप नॉमिनल रेट यूज करो इस फॉर्मूले में और कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा हुआ हो तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड कर देना। कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ हो तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 4 से डिवाइड कर देना। कंपाउंडेड मंथली लिखा हुआ हो तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 12 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा हुआ है तो मैं इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। और अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा हुआ हो तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ हो तो नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर कंपाउंडेड मंथली लिखा हुआ हो तो नंबर ऑफ ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो वैसे तो ये 2 साल हैं, लेकिन क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो पावर में 2 आएगा या 4 आएगा। सर पावर में 4 आएगा। 4 क्यों आएगा, इसलिए क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। तो मैंने ये कहा कि भाई कभी भी सवाल कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो नंबर ऑफ ईयर्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 थे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, और इंटरेस्ट की परसेंटेज 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आप जरा कैलकुलेट करो। 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका आंसर जो है ना वो 121.550625 सेम आंसर बन रहा है। 121.550625। ठीक है जी। अगर आपके पास कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा हुआ हो तो इंटरेस्ट की परसेंटेज 2 से डिवाइड होगी, नंबर ऑफ ईयर्स 2 से मल्टीप्लाई होगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ होगा तो इंटरेस्ट की परसेंटेज 4 से डिवाइड होगी, नंबर ऑफ ईयर्स 4 से मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, हमने नॉमिनल रेट पुट इन किया, इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि सेमी एनुअली है, क्वार्टरली होता तो 4 से डिवाइड करते, मंथली होता तो 12 से डिवाइड करते, और नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते। मेथड नंबर टू कि आप इस फॉर्मूले में, इफेक्टिव एनुअल रेट का इस्तेमाल करो। अगर आप इफेक्टिव एनुअल रेट का इस्तेमाल करोगे तो आप सीधा सीधा 100 लिखोगे पी की जगह, और जो आपका रेट है उसकी जगह आप अपना इफेक्टिव एनुअल रेट लिख दोगे यानी कि 10.25%। और फिर नंबर ऑफ ईयर्स में जितने साल थे उतने ही साल लिखोगे। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये 121.550625 ही आएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका आंसर जो है वो 121.550625 भी आ रहा है। यानी कि अगर आप मेथड नंबर टू यूज करते हो और आप आई की जगह इफेक्टिव एनुअल रेट का इस्तेमाल करते हो, उस केस में फिर आपको 2 से डिवाइड और नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अच्छा, फिर सर क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है या कोई ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें हमें इफेक्टिव एनुअल रेट दिया हुआ हो और हमें नॉमिनल रेट ढूंढना हो, या नॉमिनल रेट ढूंढना हो और नॉमिनल रेट दिया हुआ हो और इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढना हो? बिल्कुल। तो हम एक फॉर्मूला है इन दोनों को कनेक्ट करता है और वो है EAR या इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन M पावर M-1। इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला है 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन M पावर M-1। अब सर इसमें EAR क्या होगा, इफेक्टिव एनुअल रेट, NR क्या होगा, नॉमिनल रेट। सर M क्या होगा, अगेन अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो M होगा 2। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो M होगा 4। अगर कंपाउंडेड मंथली है तो साल में 12 महीने होते हैं तो M होगा 12।
अब सर इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर कर हम अपना इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढ सकते हैं, कोई एग्जांपल करवाएं। आपने ये तो बता दिया कि भाई ई ए आर जो है उसको और नॉमिनल रेट को कनेक्ट करने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है ई ए आर इज इक्वल टू 1 + नॉमिनल रेट अपॉन एम पावर m-1। देखो हम बैंक बी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बैंक बी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास बैंक बी का नॉमिनल रेट कितना है, हमारे पास बैंक बी का जो नॉमिनल रेट है वो 10% है, हमारे पास बैंक बी का जो नॉमिनल रेट है वो 10% है। ठीक है। और हमारे पास जो बैंक बी का इफेक्टिव एनुअल रेट है, हमारे पास जो बैंक बी का इफेक्टिव एनुअल रेट है वो कितना है। सर हमारे पास बैंक बी का इफेक्टिव एनुअल रेट जो है ना वो 10.25% है। ये हमने ढूंढना सीखा, अगर किसी बच्चे से मिस हो गया है तो रिकॉर्डिंग देखे। हमने ये देखा कि भाई बैंक बी का नॉमिनल रेट 10% है जो बैंक बोलता है, और इफेक्टिव एनुअल रेट 10.25% है। ये हमने ऐसे ढूंढा था कि भाई मेरे 100 रुपये अगर एक साल बाद 110.25 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बैंक मुझे 10.25% का इंटरेस्ट दे रहा है। अब कोई सवाल ऐसा आ जाए आपके पास, कोई सवाल ऐसा आ जाए आपके पास कि जिसमें आपको बैंक, सवाल आपको यूं बोल दे कि भाई एक बैंक है जिसका नाम है बैंक बी। सवाल आपको यूं बोल दे कि भाई एक बैंक है और उस बैंक का नाम है बैंक बी, और उस बैंक बी का जो नॉमिनल रेट है, उस बैंक बी का जो नॉमिनल रेट है वो है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है। एक सवाल आपको ये बोल दे कि एक बैंक है जिसका नाम है बैंक बी और उसका जो नॉमिनल रेट है वो है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और आपसे ये पूछा जाए कि इस बैंक का इफेक्टिव एनुअल रेट बताओ। तो इफेक्टिव एनुअल रेट बताने के लिए जो इफेक्टिव एनुअल रेट का मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है, 1 + नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाई एम पावर m-1, 1 + नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाई एम पावर m-1, ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो 2, कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो 4, और कंपाउंडेड मंथली होगा तो m की पावर 12 होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 + 10%, 1 + 10% डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली था तो m हो जाएगा 2, और पावर में भी आएगा 2, और माइनस कर दोगे 1। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ई ए आर, और वो ई ए आर कितना आ रहा होगा आप चेक कर लेना, 10.25% का ई ए आर आ रहा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि भाई अगर कंपाउंडेड एनुअली हो तो क्या होता है, सेमी एनुअली हो तो क्या होता है, और नॉमिनल रेट क्या होता है जो बैंक बोलता है। कोई बच्चा इसकी पिक्चर लेकर ग्रुप पे ज़रा शेयर कर दो, कोई बच्चा इस पूरे की पिक्चर लेकर ग्रुप पे शेयर कर दो। कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड सेमी एनुअली में डिफरेंस है, नॉमिनल रेट में और इफेक्टिव एनुअल रेट में डिफरेंस है, और फाइनली ई ए आर या इफेक्टिव एनुअल रेट का एक फॉर्मूला। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो जब इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो उनकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पर मैंने जो है वो आप लोगों को ये बता दिया कि भाई इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है, नॉमिनल रेट क्या होता है, इन दोनों को लिंक करने वाला फॉर्मूला क्या है, और अगर कभी इफेक्टिव एनुअल रेट और नॉमिनल रेट डिफरेंट हो तो आप मेथड 1 मेथड 2 दो मेथड्स यूज कर सकते हो। आप काइंडली अच्छा टाइम लगाकर दोबारा से जब इन वीडियो लेसन्स को देखोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगी। ठीक है। चलो जी। तो इसकी पिक्चर लेकर जरा कोई बच्चा ग्रुप पर भेज दो ताकि फिर हम फर्दर आगे बढ़ें। हमने 2 स्लाइड्स कवर कर ली, आप लोग इसको रिवाइज करोगे, रिकैप करोगे तो काफ़ी इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो बेहतर भी हो जाएंगी। हमने कंपाउंडिंग देखा, डिस्काउंटिंग देखा, सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्मूले, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 फॉर्मूले। फिर हमने ये देखा ई आर क्या है, एन आर क्या है, ई आर और एन आर को कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट करता है। मेथड नंबर 1, अगर एन आर यूज़ करोगे तो क्या करना है, और अगर ई ए आर यूज़ करना होगा तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस करी हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी कवरेज करोगे, आहिस्ता आहिस्ता जब इसको देखोगे, दोबारा से रिवाइज करोगे, रिकैप करोगे लेक्चर को, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलें जी, और आगे चलते हैं। अच्छा जी। अब हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पर आते हैं। ठीक है। देखें हमने एक चीज़ पढ़ी डिस्काउंटिंग, तो डिस्काउंटिंग को ज़रा डिस्कस करते हैं। डिस्काउंटिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा, डिस्काउंटिंग के बारे में हमने ये पढ़ा कि सर डिस्काउंटिंग का मतलब है कि हमें सवाल में फ्यूचर वैल्यू दी हुई हो और उस फ्यूचर वैल्यू के ज़रिए हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो।
अगर मुझे कभी फ्यूचर वैल्यू दी हुई होगी और फ्यूचर वैल्यू को यूज कर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, इस प्रोसीजर को या इस प्रोसेस को हम डिस्काउंटिंग का प्रोसेस कहेंगे। डिस्काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करने के लिए या डिस्काउंटिंग करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा कि फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। फिर इसकी हमने एक बेसिक एग्जांपल पढ़ी कि लेट से आज ईयर 0 है और ईयर नंबर 2 जो है वहां पर 121 रुपए है, यानी कि ये एक फ्यूचर वैल्यू है या सम है, और आपको लेट से इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है। और एज्यूमिंग के जो आई है वो 10% है, एज्यूमिंग के जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, तो पी कितना होगा। तो आपने ये बोला कि सर पी कैलकुलेट करने के लिए पी इज इक्वल्स टू एस, यानी कि 121 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई है 10%, पावर एन 2 सालों की बात हो रही है, और आपने इसको कैलकुलेट करा और आंसर 100 आ गया था। ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये वाला काम आपने ऑलरेडी कर लिया। आपने ये देख लिया कि भाई डिस्काउंटिंग किस चीज को कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू दी हुई हो और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, फ्यूचर वैल्यू दी हुई हो और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन होता है, और ईयर नंबर 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ईयर 2 पर 121 है, आपने उसकी डिस्काउंटिंग करी और आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले को फर्दर जो है वो ओपन करते हैं। देखें, ये जो आपका डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है जिसको हम P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन कहते हैं, इसको समटाइम्स ऐसे भी लिखा जा सकता है एस मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। ठीक है, डिस्काउंटिंग का जो फॉर्मूला जो कि P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन है, उसको आप एस मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन भी लिख सकते हो, कोई नई चीज नहीं है। मैंने एस एक जगह लिख दिया और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन अलग से लिख दिया। एस को कभी कभी हम कैश फ्लो भी कहते हैं, एस को कभी कभी हम लोग कैश फ्लो भी कहते हैं, एस को कभी कभी हम कैश फ्लो भी कहते हैं। और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन को हम डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन को हम कभी कभी डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम P इज इक्वल्स टू कैश फ्लोज इनटू डिस्काउंट फैक्टर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको यूं लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लो, कैश फ्लो किस चीज को कहते हैं, एस को, मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर किस चीज को कहते हैं, डिस्काउंट फैक्टर किस चीज को कहते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन को डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। तो P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन को एस मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन भी कहते हैं, एस को कैश फ्लो भी कहते हैं, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन को डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रेजेंट वैल्यू जो है, हम ये कह सकते हैं कि भाई जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर ये भी कह सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर, इस तरह से भी हम इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं। या ये एक ही चीज है, या ये प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला है, या ये प्रेजेंट वैल्यू ही है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा और ये जो अभी हमने एग्जाम्पल करी थी इसको जरा मैं और ब्रेक करता हूँ। देखो, हमने जो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल करी, उस एग्जाम्पल में हमें ईयर नंबर 2 पर 121 दिया हुआ था, ईयर नंबर 2 पर 121 दिया हुआ था, और हमें उसकी ईयर नंबर 0 की वैल्यू ढूंढनी थी, यानी कि हमें डिस्काउंटिंग करनी थी। जो यहाँ पर एग्जाम्पल करी है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हमें ये बताया हुआ था कि ईयर नंबर 2 पर, हमें ये बताया हुआ था कि ईयर नंबर 2 पर एक कैश फ्लो है, हमें ये बताया हुआ था ईयर नंबर 2 पे एक कैश फ्लो है 121 का, और मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी थी। बताओ कैश फ्लो को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, कैश फ्लो को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाए, कैश फ्लो को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। सर कैश फ्लोज को अगर आप डिस्काउंट फैक्टर से, कैश फ्लो को अगर आप डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। कैश फ्लो को अगर आप डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। डिस्काउंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। और यहाँ पर इस सवाल में आपका इंटरेस्ट का रेट जो है वो 10% है, इंटरेस्ट का रेट जो है वो 10% है, और N2 है क्योंकि ये ईयर नंबर 2 की अमाउंट है, N2 है क्योंकि ये ईयर नंबर 2 की अमाउंट है।
तो आपका जो डिस्काउंट फैक्टर बनेगा, अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 करोगे तो ये बना होगा 0.826, 0.826। तो आप ये देख लो कि अगर आप 121 को 0.826 से मल्टीप्लाई करते हो, 121 को 0.826 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप अगर उसको मल्टीप्लाई कर कर देखोगे तो आपका आंसर जो है वो 100 ही आ रहा होगा। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से ऊंच नीच होगी, अदरवाइज 100 ही आंसर आएगा। तो ये एक और तरीका है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, और वो ये तरीका है कि आपने यह लिखा, उसके बाद आपने कैश फ्लो लिखा, कैश फ्लो को उसके रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। और हमें ये पता है पी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन होता है, उसको हम एस मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन भी लिख सकते हैं, और उसको हम कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर का नाम भी दे सकते हैं। और ब्लू लाइन के ब्लू ब्रैकेट में, ब्लू बॉक्स में मैंने इस फॉर्मूले को भी मेंशन कर दिया। अब एक और एग्जांपल करते हैं। लेट से आपके पास एक सवाल आया और उस सवाल ने ये बोला कि यह नंबर 2 पर 121 है, यह नंबर 2 पर 121 है, और यह नंबर 3 जो है ना उस पर 100 है। यह नंबर 2 और यह नंबर 3 पर, यह नंबर 2 पर 121 है, यह नंबर 3 पर 100 है। सवाल ने ये बोला कि इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। सवाल ने ये बोला इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। सवाल ने ये बोला कि 10% का रेट है, सवाल ने ये बोला कि 10% का रेट है, सवाल ने ये बोला कि 10% का रेट है। तो अब मैं इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं ये कहूंगा कि सर जो ये नंबर 2 पर 121 है, जो ये नंबर 2 पर 121 है, जो ये नंबर 2 पर 121 है, उसको मुझे 2 साल पीछे लेकर आना है। और जो ये नंबर 3 पर 100 रुपए है, जो ये नंबर 3 पर 100 रुपए है, जो ये नंबर 3 पर 100 रुपए है, उसको मुझे 3 साल पीछे लेकर आना है। करेक्ट। और फिर इन दोनों को ऐड करना है। ये ए है, ये बी है। देखो मुझे सवाल ये बोल रहा है कि ये नंबर 2 पर जो 121 है और ये नंबर 3 पर जो 100 है, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, और फिर उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर कर उन दोनों को ऐड करो। एक तरीका तो ये है कि मैं फॉर्मूला यूज कर लूँ, पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ तो ए ए के लिए क्या करूंगा? सर ए के लिए आप लिखोगे 121 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, 1 प्लस 10% पावर 2। तो ए आपका हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, यानी कि ये आ जाएगा 100। ठीक है। और फिर बी के लिए क्या करूंगा? फिर बी के लिए क्या करूंगा? भाई बी के लिए आप लिख दोगे 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%, 1 प्लस 10% पावर 3, 1 प्लस 10% पावर 3। तो 100 को डिवाइड कर दो 1.1 की पावर 3 से, क्योंकि 3 साल पीछे लेकर आना था, तो ये 75.13 बन रहा होगा, 75.13 बन रहा होगा। और फिर आप ए प्लस बी को ऐड कर दो, क्योंकि सवाल ने ये बोला था कि दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालना और फिर दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर देना। तो अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ, यानी कि दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो दोनों को ऐड करने का मतलब है 100 प्लस 75.13, यानी कि ये टोटल बन जाता है 175.13 का। क्लियर है? 175.13 का टोटल बन जाता है। मैंने ये नंबर 2 के 121 रुपीज और ये नंबर 3 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और फिर उन दोनों को ऐड कर दिया। ये एक मेथड है जो अभी तक हमने डिस्कस किया। दूसरा मेथड क्या है? सर दूसरा मेथड ये है कि आप एक कॉलम बनाओ ईयर का, ईयर में लिख दो 2 और 3, इनके रेलिवेंट लिख दो कैश फ्लोज। पहले वाला कैश फ्लो कितना है? 121। दूसरा कैश फ्लो कितना है? 100। और फिर इन कैश फ्लोज को इनके रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगी इनकी प्रेजेंट वैल्यू, और फिर इनकी जो भी प्रेजेंट वैल्यूज हैं उनको आप ऐड कर देना। तो अब डिस्काउंट फैक्टर्स कैसे निकालूं? डिस्काउंट फैक्टर्स कैसे निकालूं? भाई दोनों को रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ना। तो डिस्काउंट फैक्टर्स कुछ इस तरह से निकलेंगे कि डिस्काउंट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। पहला वाला जो डिस्काउंट फैक्टर होगा, पहला वाला जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 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 2। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाता है 0.826, 0.826। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.826। ठीक है।
और इसको जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 आता। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा? दूसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा सर? 1/1 + 10%, 1/1 + 10% पावर 3, 1/1 + 10% पावर 3। तो 1/1 + 10% पावर 3 अगर मैं करूंगा तो इसका आंसर जो आएगा वो आ रहा होगा 0.751। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.751 से। जब इसको मैं 0.75 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7513 आ रहा है, तो 751 ही लिख लेते हैं, तो ये 75.1 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये भी 175.1 आ जाएगा। ये कहलाता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि मुझे फ्यूचर वैल्यू दी हुई थी और मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। डिस्काउंटिंग के केस में हम जो टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं उसमें से एक टेक्निक ये है कि हम P = S/1 + I⁻n वाला फॉर्मूला यूज करें, या दूसरा तरीका ये है कि हम कैश फ्लोज को उनके रेलिवेंट डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और फिर उनको ऐड कर दें, यानी कि उनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लें। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भेज दीजिएगा और मुझे एक्नॉलेज कर दें ताकि फिर हम मजीद आगे चलें। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास डिस्काउंटिंग करने का तरीका। डिस्काउंटिंग में हमने फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चलें जी और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंपाउंडिंग की कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कंपाउंडिंग की कुछ एग्जांपल्स। कंपाउंडिंग की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है जी। कंपाउंडिंग का क्या मतलब था? कंपाउंडिंग का मतलब था कि प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो और प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो, उससे हमें क्या कैलकुलेट करना हो? फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना हो। लेट से आपके पास यह नंबर 0 पर 100 रुपए हैं। यह नंबर 0 पर 100 रुपए हैं और ये आपने 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करे। यह नंबर 0 पर आपके पास 100 रुपए हैं और ये 100 रुपए आपने 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करे। कंपाउंडिंग के लिए भी हम एज्यूम कर रहे हैं जो रेट है ना वो 10% पर एनम है। हम 10% पर एनम का रेट एज्यूम करते हैं। अगर मैंने 100 रुपये 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करे हैं तो हम S = P1 + I⁻n वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। S = 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 2, यानी कि S = 121। तो ये काफ़ी सिंपल सी एक टेक्निक थी जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग में आप S = P1 + I⁻n वाला फॉर्मूला यूज करते हो। n नंबर ऑफ ईयर्स होता है, I जो है वो इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है, P आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो होते हैं, और उससे आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो। इसी तरह से एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने लेट से यह नंबर 0 पर 3 सालों के लिए 75.13 रुपीज इन्वेस्ट करे हों। अगर आपने यह नंबर 0 पर 3 सालों के लिए 75.13 रुपीज इन्वेस्ट करे हों तो वो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? अगेन आप फॉर्मूला यूज करोगे S = P1 + I⁻n। अगेन आप फॉर्मूला यूज करोगे S = P1 + I⁻n। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो भाई आपने 75.13 इन्वेस्ट करे हैं और हम 10% का ही रेट एज्यूम कर रहे हैं, तो आपने ये पैसे 10% पर इन्वेस्ट करे हैं और आपने ये पैसे 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करे हैं। तो अगर आप इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा? 1.1 की पावर 3 कर दें और उसको 75.13 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 100। अगेन ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। और अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ सिनेरियोज पर, कुछ केसेस पर, कुछ सिनेरियोज पर। तो हम जो है ना वो पहला सिनेरियो जो लेते हैं वो ये है कि लोन लोन इज इक्वल्स टू लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना और ये मैं प्रूव भी कर दूंगा। क्या मैंने लिखा? मैंने लिखा लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। 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 ये हमारी पहली हेडिंग है। ये हमारी अभी तक पढ़े हुए फॉर्मूलों में
जो पहली एप्लीकेशन है वो ये है। अब इसका मैं जरा सिनेरियो बनाता हूँ, इसका जरा मैं सिनेरियो बनाता हूँ, ठीक है ना। लेट से एक बंदा था, उसने आज जो है ना, उसने आज किसी जगह से एक लोन लिया। लेट से एक बंदा था, उसने आज किसी से एक लोन लिया। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की अभी हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हर जगह। लोन लिया एक बंदे ने आज, और जिस बैंक से या जिस किसी से भी लोन लिया, उसने बोला भाई तुमने जो भी लोन लिया है, तुम पहले साल के आखिर में मुझे 100 रुपए वापस करोगे, और दूसरे साल के आखिर में 100 रुपए वापस करोगे। 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10% का इंटरेस्ट रेट है। जरा गौर से बात सुनना। एक बंदे ने कहीं से कुछ लोन लिया, एक बंदे ने कहीं से कुछ लोन लिया, एक बंदे ने किसी से कुछ उधार लिया, और जिस बंदे से उधार लिया गया, अच्छा कितने रुपए का उधार है, कितने रुपए का उधार है, कितने रुपए का उधार है, यही तो नहीं पता। कितने रुपए का उधार है ये नहीं पता। लेकिन जिससे भी उधार लिया उसने ये बोला, ये उधार चुकाने के लिए तुम पहले साल के आखिर में, यानी कि आज से 1 साल बाद मुझे 100 रुपए वापस करोगे, और आज से 2 साल बाद भी तुम मुझे 100 रुपए वापस करोगे। तुम्हारा उधार पूरा हो जाएगा, तुम्हारा लोन पूरा हो जाएगा। यानी कि जो भी मैंने लोन लिया है, जो भी मैंने लोन लिया है, जो भी मैंने लोन लिया है, वो लोन पूरा हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर मैं वापस कर दूंगा, अदा कर दूंगा, अपना उधार चुका दूंगा, अगर मैं पहले साल के आखिर में एक रीपेमेंट कर देता हूँ 100 रुपए की, और दूसरे साल के आखिर में एक रीपेमेंट कर देता हूँ दोबारा से, वो रीपेमेंट भी कितने की, 100 रुपए की। आपने क्या याद रखना है। लेट से अगर कोई सवाल बोलता है लोन की अमाउंट बताओ, तो लोन की अमाउंट किसके बराबर होगी, लोन की अमाउंट किसके बराबर होगी, लोन की अमाउंट बराबर होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के। यानी कि ये जो पहली रीपेमेंट 1 साल बाद करनी है, इसको कितने साल पीछे लेकर आऊं, पहली रीपेमेंट जो 1 साल बाद करनी है, इसको कितने साल पीछे लेकर आऊं, 1 साल। और ये जो दूसरी किस्त जो मुझे 2 साल बाद वापस करनी है, इसको कितने साल पीछे लेकर आऊं, 2 साल। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 + I⁻n। तो जनाब लोन की अमाउंट पता है कैसे आ जाएगी। देखो पहले वाले जो 100 रुपए हैं, पहले वाले जो 100 रुपए हैं, उसके लिए 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 1, और जो दूसरे वाले 100 रुपए हैं उसके लिए 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2। ठीक है। पहले वाले जो 100 रुपए हैं उसको 1 साल पीछे लेकर आना है, और जो दूसरे वाले 100 रुपए हैं, जो दूसरे वाले 100 रुपए हैं उसको 2 साल पीछे लेकर आना है। तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब मुझे बताओ लोन की अमाउंट कितनी आ रही है, पहला वाला 100 डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस दूसरा वाला 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, कितना आता है। अगर 100 डिवाइडेड बाई 1.1 करो पहले 100 रुपए को 1 साल पीछे लेकर आने के लिए, और दूसरे 100 रुपए को पीछे लेकर आने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2 करो। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना, अगर इसको कैलकुलेट करोगे, तो जो लोन की अमाउंट बनेगी, या जो आपका आंसर आ रहा होगा ना, जो आपका आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, ये आ रहा होगा 173.55। ये आ रहा होगा 173.55। ये कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 173.55। तो लोन की अमाउंट जो होती है वो किसके बराबर होती है, लोन की अमाउंट जो होती है वो किसके बराबर होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। रीपेमेंट का मतलब क्या है, किस्त। कितने रुपए की किस्तें पूरी कर रहे हो, 100 रुपए और 100 रुपए की। लोन कितने का था या उधार कितने का था, 173.55 का। ये कैसे पता चला, अगर मुझे रीपेमेंट्स पता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। लेकिन सर ये मैच क्यों नहीं कर रहा, अगर मैं 100 रुपए और 100 रुपए वापस कर रहा हूं, तो मैं तो वापस कर रहा हूँ 200 रुपए, मेरा लोन तो 173.55 का था। ये मैच क्यों नहीं कर रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 200 रुपया है। यानी कि मैंने अगर उधार 173.55 का लिया था, तो मैं उसको 100 और 100 रुपए कर कर 200 रुपए क्यों दे रहा हूँ, 200 रुपए क्यों दे रहा हूँ। मैं उसको 200 रुपए इसलिए दे रहा हूँ
मैं इसको 200 रुपये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम उधार लेते हैं, जब हम लोन लेते हैं बैंक से, तो लोन का अमाउंट कम होता है। लेकिन जब किस्तों में उसको वापस करते हैं, तो उन किस्तों में इंटरेस्ट भी तो शामिल होता है। यानी कि अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि इसने ये जो लोन लिया था ये वापस करते हुए कितना इंटरेस्ट पे करा गया, तो आप बोलोगे कि सर इसने 100 रुपये और 100 रुपये, इसने 100 रुपये और 100 रुपये, यानी कि इसने 2 बार 100 100 रुपये, यानी कि 200 रुपये वापस करे। इसने 100 रुपये और 100 रुपये, इसने 100 रुपये और 100 रुपये, यानी कि 2 बार 100 100 रुपये वापस करे, यानी कि इसने वापस करे 200 रुपये। लिए इसने थे 173.55। तो अगर इसने 173.55 लिए थे और वापस इसने 200 रुपये करे, तो इसका मतलब हो गया 2 × 100 माइनस 173.55, इसने 26.45 का इंटरेस्ट दिया है, 26.45 का इंटरेस्ट दिया है। ठीक है। देखो, जब आपने उधार कम लिया हो और आप वापसी करो ज्यादा, तो इसका मतलब यह है कि आप इंटरेस्ट दे रहे हो। तो आपने 2 बार 100 100 रुपये वापस करे, हालांकि आपने उधार लिया था 173.55 का, तो ये जो ऊपर के 26.45 आपने वापस करे, ये उधार है। अच्छा, जिससे उधार लिया था उसने क्या बोला था, वो कितना इंटरेस्ट देगा? जिससे उधार लिया था वो क्या बोल रहा था कि कितना इंटरेस्ट लूंगा? सर वो बोल रहा था कि वो 10% इंटरेस्ट देगा। अब जरा एक मूवमेंट बनाता हूँ, जरा ये गौर से देखिएगा, एक मूवमेंट बनाता हूँ उस लोन की। सर कैसी मूवमेंट बनाते हैं, देखो जरा। देखो, सबसे पहले ये नंबर जीरो आया। ये नंबर जीरो पर ये बंदा गया लोन लेने के लिए, इसने बोला मुझे उधार चाहिए। जिसने उधार देना था उसने बोला ठीक है, तुम मुझसे 173.55 ले लो। ठीक है, तुम मुझसे 173.55 ले लो। ठीक है। तो जिसने उधार लिया उसने ये नंबर जीरो पर ये उधार ले लिया। अच्छा, जिससे उधार लिया गया उसने बोला मैं साल का 10% इंटरेस्ट लेता हूँ। अगर कोई मुझसे उधार लेकर जाता है तो मैं उससे साल का 10% इंटरेस्ट देता हूँ। अगर कोई मुझसे उधार लेकर जाता है तो मैं उसको साल का 10% इंटरेस्ट देता हूँ। तो अब देखो, पहली किस्त कब वापस हो रही है? सर 1 साल बाद। पहली किस्त वापस कब हो रही है? 1 साल बाद ना, ईयर 1 पर। तो जब मैं ईयर 1 पर अपने पैसे लौटाने गया, तो उसने बोला देखो भाई, तुम 1 साल बाद आ रहे हो। मैंने बोला बिल्कुल 1 साल बाद आ रहा हूँ। तो उसने बोला ईयर नंबर जीरो से ईयर नंबर 1 का कुछ इंटरेस्ट 173.55 तुम लेकर गए थे। आज 1 साल मुकम्मल हुआ, लिहाजा 173.55 का 10%, 173.55 यानी कि 17.335 तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाता है। 17.335 तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाता है। मैंने बोला अच्छा, इंटरेस्ट बन जाता है, बिल्कुल। फिर मैंने उसको ये बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम मुझसे अभी 100 रुपये तो ले लो। तो उसने बोला ठीक है, दे दो भाई 100 रुपये। अब ये ईयर नंबर 1 था, मैंने उसको 100 रुपये थमा दिए। अब देखो, जो मैंने 100 रुपये उसको दिए ना, जो मैंने पहले 100 रुपये उसको दिए, हकीकतन इसमें दो चीजें थी। मैंने उसको पहले साल का 17.335 का इंटरेस्ट वापस करा, और 100 में से जरा 17.335 माइनस करो। कितना बच जाता है? 82.665 बच जाता है। 82.665 रुपीज लोन वाले वापस करे। बात समझ में आ रही है? देखो, मैंने अगर पहले साल के आखिर में उसको 100 रुपये वापस करे, उसने बोला भाई पहले साल का जो सूद बनता है, जो इंटरेस्ट बनता है, वो 17.335 बनता है। 17.335 तो तुम्हारे हटा दो, वो तो तुमने मुझे देने ही थे। वो तो मैंने तुमसे बात करी हुई थी भाई, मैं हर साल जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा उसका 10% इंटरेस्ट लूंगा। तो वो बन गया। मैंने बोला अच्छा भाई, वो रख लो। उसने बोला अब 100 में से बच जाते हैं 82.665, ये तुम्हारा जो उधार था ना उसको कम कर देगा। तो अब आप 173.55 जमा 17.335 मनफी 100 करते हो, तो कहाँ पर आते हो? 90.8889 पर आते हो। यह आ जाते हैं 90.885। ठीक है। अच्छा, 90.885, या तो इसमें ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट को ऐड कर कर और 100 को माइनस कर दो, या फिर डायरेक्टली 173.55 में से 82.665 माइनस कर दो, एक ही बात है। अब यहाँ पर पहला साल खत्म हो गया, यहाँ पर ही दूसरा साल जो है वो शुरू हो गया। ईयर 1 पहले साल का आखिर और दूसरे साल का शुरू होता। ठीक है ना? अच्छा, अब ये याद रखना कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की शर्त ये होती है कि जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो उस अमाउंट में नहीं लगता जो तुमने ली थी।
बल्कि जो पहले साल की आखिर की अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो मैं मजीद एक साल बाद उसके पास गया तो उसने बोला भाई अब एक और साल गुजर चुका है। तो मैंने बोला तो क्या होगा? तो उसने बोला भाई देखो तुम्हारे 90.885 पेंडिंग थे, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है। 10% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो तकरीबन 9.0885 का इंटरेस्ट बनता है। मैंने उसको बोला यार मुझसे तुम 100 रुपये आज भी वापस ले लो, ये नंबर 2 था। तो अब उसने बोला हाँ भाई अब हो गया बैलेंस जीरो, तुमने अपना पूरा उधार वापस कर दिया। अब ये जो दूसरी बार मैंने इसको 100 रुपये पे किए हैं, इसमें 9.0885 जो है वो इंटरेस्ट है, और बाकी 90.885 का जो मैंने उधार लिया था वो मैंने चुकाया है। राउंडिंग ऑफ की वजह से 1-2 रुपए का ऊंच नीच फर्क आ सकता है। राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा स्लाइड 0.1 0.2 का फर्क आ सकता है, उससे ज्यादा का फर्क नहीं आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो है वो मैंने इसको इसका उधार भी लौटा दिया और दोनों सालों का इंटरेस्ट भी इसमें शामिल है। यानी कि जब हम 100 रुपए की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। अच्छा, इंटरेस्ट हमने जो कैलकुलेट किया था, हमने जिस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो तरीका क्या था? हमने ये देखा था कि भाई हमने इसको 2 साल में कितने पैसे वापस करे, 2 × 100 200 रुपए, इसीलिए कितने थे 173.55। तो ये जो ऊपर के 26.45 है ये इंटरेस्ट है। एक और तरीका भी इंटरेस्ट का हो सकता था, और वो ऐसा हो सकता था कि अगर हमने ये मूवमेंट बनाई हुई है, अगर हमने ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है, तो हम क्या करें, हम बोले भाई पहले साल का इंटरेस्ट है 17.335, पहले साल का इंटरेस्ट है 17.335, और दूसरे साल का इंटरेस्ट जो है वो है 9.0885। ठीक है जी, पहले और दूसरे साल का इंटरेस्ट ऐड करते हैं 17.335 और 9.0885, यानी कि ये हम बोल देंगे टोटल है 26.42। ये हम बोल देंगे ये टोटल है 26.42। देखिए मैच कर रहा, 0.03 का सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने जो चीज़ याद रखी है वो ये है कि लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू और रीपेमेंट्स के बराबर होती है। रीपेमेंट्स में इंटरेस्ट और लोन की किस्त या लोन का लौटाना भी शामिल होता है। ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ये आपकी पहली चीज थी, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था कि लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। अगली चीज पर बढ़ते हैं, और अगली चीज है हमारे पास जब हम कोई एसेट, जब हम कोई गाड़ी, कोई घर किस्तों पर हासिल करें। ठीक है। अच्छा, किस्तों में भी मुख्तलिफ तरह की किस्तें होती हैं, लेकिन अभी हम उसमें से एक ही तरह की बात करते हैं। मैं वापस से एक स्टेटमेंट लिखता हूं, कैश प्राइस कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। अच्छा, लोन किसके बराबर होता है? पहले वाले स्टेटमेंट से बताओ लोन किसके बराबर होता है? सर लोन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होता है। तो मैं दो फॉर्मूले लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। दूसरा क्या लिख सकता हूँ? दूसरा मैं लिख सकता हूँ कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्लस प्रेजेंट डाउन पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। ये भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात हो गई, क्योंकि लोन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होता है। अब ये तीन टर्म समझ लेते हैं। देखो लेट से मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है ना, मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, मैं एक शोरूम गया। ठीक है, मैं एक शोरूम गया, मैंने बोला यार ये XYZ गाड़ी मुझे खरीदनी है। अच्छा, लेट से वो गाड़ी जो मैं खरीदने जा रहा हूँ ना, और वो, क्योंकि अभी हम कुछ मिसाल कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो हम छोटी छोटी वैल्यूज लिखते हैं। लेट से जो गाड़ी मैं खरीदने जा रहा हूँ ना वो 9 लाख रुपए की है। जो मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ वो 9 लाख रुपए की है। तो इसका मतलब उसकी कैश प्राइस है 9 लाख रुपए। उसकी कैश प्राइस कितनी है? 9 लाख रुपए। ठीक है, मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, उसकी कैश प्राइस है 9 लाख रुपए। मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, उसकी कैश प्राइस है 9 लाख रुपए। सही है। कैश प्राइस का क्या मतलब होता है? बताओ।
कैश प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर मैं आज सारे पैसे दे दूं, अगर मैं आज सारे पैसे दे दूं, अगर मैं आज सारे पैसे दे दूं, तो मुझे ये गाड़ी कितने की पड़ेगी। ठीक है। कैश प्राइस का मतलब होता है कि आप शोरूम जाओ, शोरूम वाले को बोलो कि मैं किस्तें नहीं करवाऊंगा, अभी के अभी सारे पैसे लो, गाड़ी दो। ठीक है, कोई उधार नहीं, कोई डाउन पेमेंट नहीं, कोई किस्तें नहीं, कोई हर महीने आकर तुम्हें मैं 50,000, 60,000, 70,000 की किस्तें दूंगा, कुछ भी नहीं। पैसे लिए, जगह ले ली। जिस तरह से घर में होता है, आपने देखा होगा, बड़े इश्तिहार देखे होंगे, बुकिंग करवा लो, किस्तों पे घर ले लो, एक वो तरीका होता है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, भाई आज हम गए, हमने घर पसंद किया, आप पेमेंट करी, घर ले लिया। तो दो तरीके होते हैं ना। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, कैश प्राइस का मतलब होता है मैं गया शोरूम, शोरूम जाकर मैंने शोरूम वाले को ये बोला, जनाब कि देखिए भाई ये गाड़ी जो है ना, ये मुझे खरीदनी है। ठीक है, और ये गाड़ी कितने की है, उसने बोला 9 लाख रुपए की। ये एक तरीका होता है, ये एक तरीका होता है। ठीक है, कि मैंने पैसे दिए, गाड़ी ले ली। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप शोरूम जाओ, आप शोरूम जाओ, शोरूम पर आपने एक गाड़ी पसंद करी। ठीक है ना, शोरूम पर आपने एक गाड़ी पसंद करी, आपने उसको बोला कि भाई ये गाड़ी कितने की है, ये गाड़ी कितने की है। तो उसने बोला ये गाड़ी 9 लाख रुपए की है। मैंने बोला यार 9 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है आज। मैंने बोला 9 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है आज, क्या आप किस्तों पर गाड़ी देते हो, क्या आप किस्तों पर गाड़ी देते हो। उसने बोला जी, हम किस्तों वाली फैसिलिटी भी देते हैं। तो मैंने बोला यार कितनी किस्तें कर दोगे। तो उसने बोला जनाब देखिए, एक तो होगी डाउन पेमेंट, एक तो होगी डाउन पेमेंट। ठीक है, मैंने बोला ये क्या होती है। बोले देखिए 9 लाख रुपए की गाड़ी है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप कुछ भी ना दो और गाड़ी ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ मैं आपको दो किस्तें कर दूंगा। मिसाल के तौर पर आप जो है वो पहले साल के आखिर में मुझे 2 लाख रुपए दे देना, और बाकी पैसे जो बच जाए ना वो आप दूसरे साल के आखिर में दे देना, और मैं आपसे 10% का इंटरेस्ट लूंगा। लेकिन 9 लाख में से, 9 लाख में से ये जो 9 लाख रुपए है ना, इसमें से 50%, 40%, 30%, मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए आपको आज देने होंगे, 4 लाख रुपए आपको आज देने होंगे। ठीक है, देखें ये गाड़ी अगर आप आज नकद पैसों पर लेकर जाते हैं ना, आपने पैसे दिए गाड़ी ले गए, आपने पैसे दिए आप गाड़ी ले गए। आपने अगर ऐसा करना है कि आपने पैसे दिए और गाड़ी ले गए, तो आप दे दो 9 लाख रुपए और आप चले जाओ, टाटा बाय बाय सी यू। लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं 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 नहीं, मेरे पास 9 लाख रुपए नहीं है, तो मुझे शोरूम वाला क्या बोल रहा है, मुझे शोरूम वाला बोल रहा है आप आज दे दो 4 लाख रुपए, आज दे दो 4 लाख रुपए, आज दे दो 4 लाख रुपए। तो अगर मैं 4 लाख रुपए आज दे देता हूँ शोरूम वाले को, तो 9 लाख में से बकाया कितना बच गया, बताओ जल्दी से। बकाया कितना बच गया, बकाया बच गया 5 लाख रुपए, है ना। देखो, कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस लोन ना। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट इज इक्वल टू लोन। तो इसका मतलब एक तरह से वो 5 लाख रुपए का मुझे उधार ही दे रहा है ना भाई, कैश उधार नहीं दे रहा, लेकिन गाड़ी मेरे नाम कर दी या गाड़ी मुझे दे दी। तो उसने मुझे एक तरह से 5 लाख रुपए का उधार ही दिया। अकल में जा रही है बात। अगर 9 लाख की गाड़ी है और कोई मुझसे 4 लाख रुपए आज ले लेता है और बोलता है जाओ गाड़ी ले जाओ, बाकी पैसे किस्तों में दे देना, तो इसका मतलब ये हो गया कि चलो उसने मुझे 5 लाख रुपए कैश उधार नहीं दिए, लेकिन उसने गाड़ी जो है 9 लाख वाली गाड़ी मुझे 4 लाख रुपए लेकर दे दी। तो एक तरह से वो जो 5 लाख उस गाड़ी की वैल्यू बच गई, या 5 लाख रुपए जो मुझे बकाया पे करने हैं, या जिन 5 लाख रुपए की वो मुझसे किस्तें कर रहा है, वो 5 लाख रुपए लोन हो गया। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि लोन जो आपने 5 लाख रुपए का लिया है, इस पर मैं कितना इंटरेस्ट लूंगा, कितना इंटरेस्ट लूंगा जल्दी जल्दी। इसने बोला मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, अच्छा, अब जरा ये सुनिएगा। आपने 5 लाख रुपए, आपने 5 लाख रुपए जो है ना, 5 लाख रुपए उससे लोन करवा लिया, सही है। पहली किस्त कब वापस कर रहे हो, पहली रीपेमेंट कब है, पहली रीपेमेंट कब है, पहली रीपेमेंट आज से 1 साल बाद है, पहली रीपेमेंट आज से 1 साल बाद है। तो क्या ऐसा होगा कि मैं 1 साल बाद जाऊंगा, मैं उसको 2 लाख रुपए दूंगा, तो वो बोलेगा अरे वाह जबरदस्त जबरदस्त, अब आपके सिर्फ 3 लाख रुपए बच गए। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा कि वो ये बोल दे नहीं नहीं बस अब आपके 3 लाख रुपए बच गए, थैंक यू। नहीं सर, ऐसा थोड़ी होगा, उसने 10% का इंटरेस्ट भी लेना है साल का। तो जब हम उसके पास जाएंगे तो वो बोलेगा देखें भाई आप 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का लोन हुआ था,
5 लाख पे 10% इंटरेस्ट बनता है, 5 लाख का 10% 50,000 बनता है। तो 50,000 रुपए का तो आपका इंटरेस्ट चढ़ गया ईयर 0 से ईयर 1 के बीच का। आप मुझे 2 लाख रुपए वापस कर रहे हो। आप मुझे जो 2 लाख रुपए दे रहे हो, आप जो 2 लाख रुपए दे रहे हो, इसमें से 50,000 रुपए इंटरेस्ट है, इसमें से 50,000 रुपए इंटरेस्ट है, और बाकी 1.5 लाख रुपए से आपका कर्जा कम हो रहा है। लिहाजा 5 लाख में पहले आप 50,000 ऐड करोगे पहले साल का 10% के हिसाब से, और फिर 2 लाख रुपए को माइनस करोगे, और वो आपको ये कहेगा कि जनाब अभी भी आपके 3.5 लाख रुपए बाकी रह गए। अब तय ये हुआ था कि बाकी सारे पैसे मैं दूसरे साल के आखिर में लौटाऊंगा। तय ये हुआ था कि बाकी सारे पैसे मैं दूसरे साल के आखिर में लौटाऊंगा। तो अब 3.5 लाख के बाद भी मैं मजीद 1 साल बाद जा रहा हूँ। तो 3.5 लाख का 10% का इंटरेस्ट यानी कि 35,000, और जब मैं उसको पैसे लौटाऊंगा तो वो मुझसे 3,85,000 रुपये मांगेगा। लिहाजा ये जो दूसरी किस्त होगी, ये दूसरी किस्त 3,85,000 रुपए की किस्त होगी। ठीक है, देखिए 5 लाख रुपए मैंने लोन करवाया, फिर ये नंबर 0 से ये नंबर 1, ये नंबर 0 से ये नंबर 1, ये नंबर 0 से ये नंबर 1 तक का जो इंटरेस्ट बनता है वो 50,000 बनता है। फिर मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए तो जो है उससे मेरा लोन कम हो गया, 50,000 रुपए मैंने इंटरेस्ट के दिए। अब 3.5 लाख रुपए बच गए। फिर ये नंबर 1 से ये नंबर 1 से ये नंबर 2 तक का, ये नंबर 1 से ये नंबर 2 का 35,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। तो जब मैं उसको दूसरे साल के आखिर में पैसे वापस करूंगा तो 3,85,000 रुपए मुझे वापस करना पड़ेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं गाड़ी किस्तों पे ले रहा हूँ, अगर मैं गाड़ी किस्तों पे ले रहा हूँ तो टोटल मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है? अगर मैं गाड़ी किस्तों पे ले रहा हूँ तो टोटल मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बताएं कोई। अगर मैं गाड़ी किस्तों पे ले रहा हूँ तो टोटल मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है? अगर मैं गाड़ी किस्तों पर ले रहा हूँ तो मुझे टोटल 50 और 35, 85,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा। एक तरीका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये है, अगर मैं गाड़ी किस्तों पर ले रहा हूँ तो पहले साल का 50,000, दूसरे साल का 35,000, यानी कि 85,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। एक तरीका तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये वाला है। दूसरा तरीका इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने वाला सुनना जरा, दूसरा तरीका इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने वाला ये है कि पहले साल के आखिर में मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, पहले साल के आखिर में मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, और दूसरे साल के आखिर में मैं 3,85,000 रुपए दे रहा हूँ, दूसरे साल के आखिर में मैं 3,85,000 रुपए दे रहा हूँ, पहले साल के आखिर में 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, और दूसरे साल के आखिर में 3,85,000 रुपए दे रहा हूँ, यानी कि मैं टोटल 5,85,000 रुपए वापस कर रहा हूँ। टोटल 5,85,000 रुपए वापस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? 5 लाख का उधार उतारने के लिए, 5 लाख का उधार उतारने के लिए, 5 लाख का उधार उतारने के लिए। तो अगेन बात यही हो गई कि भाई 85,000 जो आप एक्स्ट्रा वापस कर रहे हो वो इंटरेस्ट है। समझ रहे हो? देखो एक तरीका तो ये कि मूवमेंट बनी हुई हो, मूवमेंट बनी हुई हो, उससे इंटरेस्ट आ गया। दूसरा तरीका ये कि आप ये देख लो कि आप 2 लाख और 3,85,000 यानी कि 5,85,000 रुपए वापस कर रहे हो 5 लाख रुपए के उधार के लिए, तो ये जो ऊपर के 85,000 है ये इंटरेस्ट बन गया। तीसरा तरीका जरा सुनिएगा। देखिए अगर मैं गाड़ी किस्तों पे लेता तो कितने पे करता? अगर मैं गाड़ी किस्तों पे लेता ले रहा हूँ अगर मैं गाड़ी किस्तों पे ले रहा हूँ तो टोटल टोटल कितने पैसे मेरी जेब से जा रहे हैं? सर अगर आप गाड़ी किस्तों पे ले रहे हो तो पहले आपने 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पे करी। अगर आप गाड़ी किस्तों पे ले रहे हो तो पहले आपने 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पे करी। फिर 1 साल गुजरा तो आपने 2 लाख रुपए और दिए, फिर 1 साल गुजरा तो आपने 2 लाख रुपए और दिए, फिर एक और साल गुजरा, फिर एक और साल गुजरा, फिर एक और साल गुजरा तो 3,85,000 रुपए आपने और दिए, फिर एक और साल गुजरा तो 3,85,000 रुपए और दिए। यानी कि जब आपने गाड़ी किस्तों पे ली तो पहले आपने 4 लाख दिए, फिर आपने वापस से 2 लाख रुपए दिए, फिर आपने 3,85,000 रुपए दिए। यानी कि मैंने टोटल पैसे कितने दिए? 9,85,000, है ना? अगर मैं यही गाड़ी कैश पर खरीद लेता अगर मैं यही गाड़ी कैश पर खरीद लेता अगर मैं यही गाड़ी कैश पर खरीद लेता तो कितने देता? अगर सर यही गाड़ी आपने कैश पर खरीदी होती तो आपको 9 लाख रुपए देने पड़ते, लिहाजा 85,000 रुपए का आप जो है वो इंटरेस्ट जो है ना वो पे कर रहे हो। अकल में आ रही है बात? ठीक है जी। तो अगेन आप जो है वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मूवमेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप देखो कि रीपेमेंट्स कितनी करी और आपने लोन कितना लिया था।
तीसरा तरीका ये कि आप देख लो कि किस्तों पे गाड़ी लेने के लिए मेरी जेब से क्या जा रहा है टोटल, और अगर कैश पे खरीदता तो मेरी जेब से टोटल क्या जाता। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सवाल, ये जो सवाल मैंने बनाया, इस सवाल में मैंने क्या किया, आपको कैश प्राइस दे दी, डाउन पेमेंट दे दी। कैश प्राइस और डाउन पेमेंट जब मैंने दे दी तो आपने क्या किया, और आपको मैंने ईयर नंबर 1 की किस्त भी दे दी, आपको ईयर नंबर 2 की किस्त जो है वो ढूंढनी थी। अब आपका सवाल मुख्तलिफ एंगल से आ सकता है। मिसाल के तौर पे वो 2 रीपेमेंट्स और डाउन पेमेंट दे दे, कैश प्राइस पूछ ले। मिसाल के तौर पे डाउन पेमेंट और लोन दे दे, कैश प्राइस दे दे, पूछ ले। मिसाल के तौर पे कैश प्राइस और लोन दे दे, डाउन पेमेंट पूछ ले। ठीक है। लेकिन जितने भी सवाल होंगे, अगर आपके ये सारे फॉर्मूले पक्के होंगे, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले आते होंगे, अगर ये सारे फॉर्मूलों की समझ होगी, तो आपसे वो सारे सवाल टैकल आराम से हो जाएंगे। ठीक है। एक मिसाल ले लेते हैं। लेट से इस सवाल ये सवाल यही सवाल है, सवाल दूसरे किस एंगल से आ सकता था, ये सवाल दूसरे किस एंगल से आ सकता था, ये देख लेते हैं। देखिए, आपका सवाल यूं भी आ सकता था ये वाला, आपका सवाल यूं भी आ सकता था ये वाला, कि भाई 10% का रेट है, 10% का रेट है, 10% का रेट है, और आपने जो है ना वो कोई गाड़ी खरीदी है जिसकी आप डाउन पेमेंट पे कर रहे हो 4 लाख रुपए, डाउन पेमेंट पे कर रहे हो 4 लाख रुपए, और पहली किस्त आप पे करोगे 2 लाख रुपए की, और पहली किस्त आप पे करोगे 2 लाख रुपए की, और दूसरी किस्त जो आप पे करोगे वो 3,85,000 रुपए की पे करोगे। बताओ कि अगर ये गाड़ी कैश पर खरीदी जाती, बताओ अगर ये गाड़ी कैश पर खरीदी जाती तो कितने की पड़ती। आई बात समझ में। ऐसा भी हो सकता था ना कि भाई वो कैश प्राइस पूछ ले, तो हम क्या करते, हम बोलते सर कैश प्राइस जो है वो होती है डाउन पेमेंट प्लस लोन के बराबर, और कैश प्राइस जो है उसको यूं भी लिख सकते हैं, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, क्योंकि लोन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर है। या तो लोन अलग से ढूंढ लो, ऐसा भी कर सकते हो। इसी में इनकॉर्पोरेट कर दो तो यूं लिख दोगे, भाई 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट हो गई। ठीक है जी, डाउन पेमेंट वो पैसे जो उसी वक्त दिए हैं। 2 लाख रुपए जो ये नंबर 1 पर दिए हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया 1 + 10% की पावर 1 से, और जो 3,85,000 हमने ये नंबर 2 पर दिए हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया 1 + 10% की पावर 2 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 9 लाख रुपए बनेगा। आपका सवाल बहुत सारे एंगल से आ सकता है। बस आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि लोन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर है, कैश प्राइस जो है वो डाउन पेमेंट प्लस लोन के बराबर है। ठीक है। और फिर आपने ये याद रखना है कि रीपेमेंट्स जो होती हैं, रीपेमेंट्स जो होती हैं, रीपेमेंट्स जो होती हैं, रीपेमेंट्स जो होती हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है। रीपेमेंट्स में सर वो लोन वाला हिस्सा भी शामिल होता है जो हमने लिया है, और फिर उस लोन पे लगने वाला जो इंटरेस्ट बनता है ना, अगर कोई इंटरेस्ट होता है तो वो इंटरेस्ट भी जो है ना इसमें शामिल होता है, क्योंकि जब आप किस्तें वापस कर रहे होते हो तो किस्तों में ना सिर्फ आपने जो फंड्स बोरो करे हैं वो वापस कर रहे होते हो, बल्कि आपने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होना है वो भी आपने अपनी रीपेमेंट्स में वापस करना होता है। बात अकल में आ रही है, समझ आ रही है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है जी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आज डिस्कस करे। काफ़ी आज के लिए।